सिराज, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम वंस अगेन। एक बार फिर हमारी मुलाकात इस चैनल के ऊपर। और चूंकि हम लोग हमेशा ये बात को महसूस करते हैं, कश्मीर एक वर्क इन प्रोग्रेस है और हम उसके ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। अभी जो सबसे बड़ा जो कॉन्टेक्स्ट पॉइंट है, और वो मैं आपसे स्ट्रेट वे पूछ रहा हूँ कि जैसे कश्मीर फाइल आज की डेट में रिलीज हुई है इंडिया में और ग्लोबली, और एक तरीके से काफ़ी लोगों ने ये पिक्चर देखी है इंडिया के अंदर और काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर ये जानना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने लोगों ने ये देखी है और उनका क्या रिएक्शन है इस फिल्म के प्रति। ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ कि आप हमें यहाँ के खासकर JNK के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं आप लाते हैं उनको अपनी चैनल्स पे। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है कश्मीर डिवीज़न में अभी वहाँ के थिएटर्स या सिनेमाज रीओपन नहीं हुए। इंसर्जेंसी की वजह से वो बंद ही रहे अभी तक, तो अभी भी रीओपन नहीं हुए। तो ऑनलाइन अगर हम बात करें यूट्यूब की या बाकी सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 20% या 25% लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी होगी। अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 to 75% लोगों ने देखी होगी कश्मीर फाइल्स। तो तो पर्सपेक्टिव यही है कि अगर लोगों ने देखी है तो जम्मू में जो लोगों ने फिल्म देखी है उसके मतलब कुछ और आइडियाज़ है, कुछ और नैरेटिव सामने आ रहे हैं, तो कश्मीर का थोड़ा डिफरेंट है। क्या है कश्मीर का नैरेटिव, बताओ आप मेरे को। कि बेसिकली वहाँ के इसको कश्मीर फाइल्स को जहाँ अगर मैं बात करूँ वो कश्मीर फाइल्स को लेके इस मुद्दे को पोलिटिसाइज किया गया JNK के हिसाब से। पोलिटिसाइज इसलिए किया गया कि इसको एक वोट बैंक की तरह अब लोग सोचने लगे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो मतलब अगर किसी पार्टी का चेयरमैन अभी बता रहा था कि इसमें जो फैक्ट्स है वो सारे सच है और हम खुद टेररिज्म के शिकार हैं, हमने कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया, तो उनकी ही पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ने ओपनली एक रैली में कहा कि ये एक प्रोपागेंडा के तौर पे फिल्म को दिखाया गया है, लोगों को गुमराह करने के लिए फिल्म को दिखाया गया है। और ये दिखाया गया है कि ताकि मुसलमानों की नफरत और बढ़े लोगों में। तो ये कश्मीर का नैरेटिव है, बेसिकली इसको वहाँ के लोगों ने पोलिटिसाइज किया है, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने। तो आम लोगों की तो यही राय है कि जिन्होंने 90s को देखा है, सपोज हमारे फोर फादर्स ने इसको आई विटनेस के तौर पे देखा है, तो उनका कहना है कि इसमें जितने भी सीन्स हैं या जितने भी मूवी में पार्ट्स दिखाए गए हैं वो ऑलमोस्ट हकीकत पे मबनी है। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अगर कश्मीर फाइल्स की बात करूं, एट्रॉसिटीज़ जो कश्मीरी पंडितों के मतलब दिखाई गई कि उन पे कितना जुल्म हुआ है या एट्रॉसिटीज़ हुई है या उनका जीनोसाइड किस हिसाब से हुआ है, वो भी पूरी तरह से इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। खाली 1% दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ है। बाकी कम्युनिटीज़ की बात छोड़िए आप, उनका तो उसमें ज़्यादा ऑलमोस्ट दिखाया ही नहीं गया है। लेकिन मैं कश्मीरी पंडित का जो जीनोसाइड हुआ है उस बारे में भी उनके मुतालिक भी 1% दिखाया गया है। कुछ ऐसे वाक़ात हैं जिनको मतलब नहीं दिखाया गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर मूवी का पार्ट 2 भी आ जाए तो शायद उसमें और कश्मीरी पंडित भाइयों के मतलब भी दिखाया जाए जो अट्रॉसिटीज वहाँ के अदर कम्युनिटीज के साथ हुआ, जैसे नेशनलिस्ट मुस्लिम जो थे, नेशनलिस्ट सिख जो थे या क्रिश्चियन बाकी जो भी, तो उनका जिनोसाइड किस तरह हुआ, उन पे अट्रॉसिटीज किस तरह हुई टेररिज्म के द्वारा। तो वो भी एक मूवी आनी चाहिए। तो कश्मीर पार्ट 2, कश्मीर द कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 अगर आती है तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस्ड रहेगा, सोसाइटी को जोड़ने के लिए ये एक काम करेगी। जी। सिराज, गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप उनको नेशनलिस्ट मुस्लिम्स कहिए कश्मीर में या जिन लोगों ने टेररिस्ट का सपोर्ट नहीं किया, और फॉर वाट एवर मे बी द रीजन, ऐसे बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स हैं जो सफ़र किए हैं। देर इज़ नो डिनाइल ऑफ दिस फैक्ट।
इनफैक्ट जो विवेक अग्निहोत्री है या अनुपम खेर हैं, बिकॉज अब तो दे आर गिविंग इंटरव्यू एवरीवेयर, उन्होंने भी इस पॉइंट को मेंशन किया है। तो ये कहना कि ये पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट कर रही है, जैसा मतलब मैं कोट करूँगा फारूक अब्दुल्ला को या उनके लड़के को, तो उन्होंने एक्चुअली एक तरीके से जो नैरेटिव लिया है उसमें ये लिया उन्होंने कि इसमें फैक्ट्स को नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। मेरा ये मानना है कि जब कश्मीरी मुस्लिम्स भी टेररिस्ट के हाथों सफ़र हुए हैं, दे हैव सफर्ड सिग्निफिकेंटली, तो ये जितनी वैली की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अदर देन बीजेपी, वाई दे डोंट टेक द स्टैंड कि इस पिक्चर में जो दिखाया गया है वो काफ़ी हद तक सही है और हमें इससे लेसन्स लेने चाहिए। और एक दूसरी बड़ी बात, जो फैक्ट एक्चुअली लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्पेशली कश्मीर सोसाइटी को, शायद मेरी आपसे पहले भी इस बारे में बात हुई हो, जो टेररिस्ट हैं उनके कुछ लोकल सोसाइटी में डेफिनेटली उनका सपोर्ट है, कुछ सपोर्ट है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा था या कितना था, डर की वजह से था क्या या कुछ और प्रलोभन था, वट एवर मे बी द रीजन, मगर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनका भी सपोर्ट था सोसाइटी में। ये फैक्ट बता सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट आप उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करें कि इसमें सही दिखाया नहीं गया, तो उस हालत में ऐसा लगता है कि जो फारूक अब्दुल्ला है या जो पूरी फैमिली है अब्दुल्ला फैमिली, या फॉर दैट मैटर इवन मुफ्ती, ये लोग एक तरीके से चाहे अनचाहे ये एक गलत साइड में चले जाते हैं, टेररिस्ट की साइड में चले जाते हैं। और फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो जाता है कि बीजेपी तो यू नो अब बीजेपी तो उस टाइम पे पावर में नहीं थी कि बीजेपी हिंदू कश्मीर फाइल, अब्दुल्लाज मुफ्तीज एंटी कश्मीर फाइल, ये नैरेटिव सेट हो जाता है कश्मीर वैली में, और पूरे देश में भी इस तरह का नैरेटिव सेट हो जाता है। अदरवाइज मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एज फार एज बीजेपी और कांग्रेस और फॉर दैट मैटर एनी अदर पार्टी विच इज़ कंसर्न, वाई दे शुड नॉट टेक एंटी टेररिस्ट स्टैंड। और साथ में कश्मीर सोसाइटी में मैं देखता हूँ कि इस बात की बहुत एक्सेप्टेंस है कि यस लोकल सपोर्ट टेररिस्टों को रहा है। अब क्यों रहा वो तो दूसरी बात है। तो मुझे ये समझ नहीं आता पॉलिटिकल पार्टीज ये गलत स्टैंड क्यों ले रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा जो नैरेटिव है ना वो प्रो बीजेपी सेट हो रहा है। आप क्या कहोगे इस बारे में? बेसिकली अगर हम बात करेंगे यहाँ के पॉलिटिकल सेटअप के बारे में, जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल सेटअप है रेस्ट ऑफ इंडिया, ये थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है इन द सेंस, यहाँ पे जितने भी मतलब आज तक लोगों से वोट्स मांगे गए, या मतलब जो भी पार्टी पावर में आई वो किसी डेवलपमेंट के एजेंडा के थ्रू नहीं आते हैं पावर में। वो लोगों को ये नहीं बताते हैं कि आपको इंदिरा आवास योजना या बाकी जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना है उसके तहत आपको मकान दिए जाएंगे, घर दिए जाएंगे, सब्सिडीज़ पे यहाँ के नौजवानों को लोन दिए जाएंगे, रोड डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एजुकेशन बढ़ेगी, उसके मतलब आप हमें वोट दीजिए, हम पावर में आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम लागू करेंगे। यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेला जाता है। विक्टिम कार्ड इन द सेंस, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ जा रही हो तो अचानक से अगर उसका ब्रेक फेल होता है, या अचानक से इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी टक्कर में अगर किसी जवान का या किसी बूढ़े या किसी बुजुर्ग को टक्कर हो जाती है, तो उसको एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसको भी एक विक्टिम कार्ड के तौर पे खेला जाता है कि उन्होंने इसको मारने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये इतना पॉलिटिकल ये मैसअप है यहाँ पे, यहाँ विक्टिम कार्ड के द्वारा वोट लिए जाते हैं लोगों से, न कि डेवलपमेंट के इश्यूज को लेके। अब रही बात कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स एक ऐसा मुद्दा इन्होंने बनाया है, जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने, एक्सेप्ट बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का तो स्टैंड इसमें क्लियर कट है कि ये एक फैक्ट बेस्ड मूवी है। बाकी जितनी भी बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, या किसी और पार्टी की बात करें, या कोई भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, जितनी भी पार्टीज यहाँ पे हैं वो फुल्ली कह रहे हैं कि इसमें ये प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है। लेकिन मुझे खुदारा एक बात बताए
कि इसमें कौन सा पार्ट, अगर हम ओपनली बोलेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है कि जो प्रोपागेंडा है, क्या इसमें नादीग्राम का मैसेकर नहीं दिखाया गया जो रियल बेस्ड है, डिस्ट्रिक्ट शुपियन में हुआ, जो श्रीनगर में हुआ, जो बिजबिहाड़ा में हुआ, या गिरजा टिकू के बारे में क्या कहेंगे आप, वो तो सारी दुनिया जानती है, या टीकालाल टपलू के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, यासिन मलिक ने के बारे में सारी दुनिया जानती है, बिट कराटे ने ओपनली नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे एक्सेप्ट किया कि मैंने कश्मीरी पंडित उसको मारा, या मैं मुझे जो भी ऑर्डर आता था वो मैं मानता था और मैं किसी को भी मार देता था। तो अब इस मूवी को पोलिटिसाइज बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये लोग फिर से पावर में आना चाहते हैं। सपोज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी को भी मतलब गलत साबित कर सकते हैं और किसी को भी सच्चाई को झूठा साबित करेंगे और झूठ को सच्चाई की तरफ ऐसे नैरेटिव बिल्डअप करेंगे कि आपको मानना पड़ेगा कि यही सच है। नहीं तो जितने भी पॉइंट्स कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हैं वो 100% सच है और सच्चाई की बेसिड पे वो मूवी बनी है। लेकिन अब कितना आम लोग तो एक्सेप्ट करेंगे इसको, लेकिन यही पॉलिटिशियंस एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट पैदा हो कम्युनिटीज़ के दरमियान, चाहे हिंदूज़ के और मुस्लिम्स के दरमियान। रेस्ट ऑफ इंडिया जितने भी मुसलमान हैं उनके मुतलिक भी नफरत बढ़े, और कश्मीर की मुसलमानों की बात करें तो उनके मुतलिक भी नफरत बढ़े। लेकिन ये इन्हीं पॉलिटिशियंस का काम है। अदरवाइज यहाँ पे तो क्लियर कट बात है कि जितने भी फैक्ट्स दिखाए गए हैं वो सच्चाई पे मबनी फैक्ट्स हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब इनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल किस हिसाब से होगा तो ये उसी हिसाब से अपना नैरेटिव चलाएंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब देखिए फारूक साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ओपनली कहा कि हाँ इसमें सच्चाइयाँ हो सकती है, लेकिन हम भी टेररिज्म के खिलाफ हैं, हमें भी उनकी तरफ से नुकसान हो रहा है। तो कि उन्होंने कश्मीरी पंडित को राजी थोड़ा बहुत कर दिया कि जनाब हम आपका ही मानते हैं, हम आपकी भी बात रखते हैं। लेकिन कश्मीरी मुसलमान नाराज ना हो जाए या रेस्ट ऑफ जो भी कम्युनिटी है वो नाराज ना हो जाए, तो उसके बेटे ने ओपनली कहा कि ये प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है। तो ये सच्चाई न बताएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी, और न ये यहाँ से लोगों का फीडबैक जो सच्चाई की बुनियाद पे होगा, ना ये पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट न इन्होंने किया है और न कर पाएंगे। तो बेसिकली जो मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी का असल अंसर जो है, ये कहाँ से शुरू हुई मिलिटेंसी, ये सारे इन्हीं पॉलिटिशियंस की देन है। वो तो आपको भी पता है, तवारी गवाह है। 86 में तो जब डॉक्टर साहब सरहद पार चले गए तो JKLF के चेयरमैन तो यही बने, वहाँ से इशफाक मजीद वगैरह जो भी थे व्हाटसोएवर उनसे मुलाकात की, तो यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें फिर तब्दील हो गई। तो ये सारा कुछ किया करा है यहाँ के पॉलिटिशियंस का। अगर आम लोगों की बात करें, हमारे जैसे नौजवानों की बात करें, या रेस्ट ऑफ ये जो JNK है सिविल सोसाइटी की बात करें, वो तो ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बोल रहे हैं कि हमने आज तक कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जो हुआ हम उसके गुनाहगार हैं। हम ओपनली सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हम माफ़ी चाहेंगे कश्मीरी पंडित भाइयों से, दिल से माफ़ी चाहते हैं कि हम आप लोगों का उस टाइम दिफा नहीं कर पाए, आप लोगों को बचा नहीं पाए, आपके जेनोसाइड को हम एटलीस्ट कंडेमन भी नहीं कर पाए। ये तो ओपनली बात है। हम जैसे लोग तो ओपनली बोलते हैं कि हमसे ये गुनाह सरजद हुए हैं। अगर सरहद पार से एक नैरेटिव चला, लेकिन प्रॉब्लम ये है भी हम भी अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन ये पॉलिटिशियंस है, उस टाइम भी फारूक अब्दुल्ला साहब इस्तीफा दे के लंदन में बैठ गए, तो राम भरोसे छोड़ के गए तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का। फिर 96 में वापस आ गए तो हुकूमत संभाली। या 87 की बात करें, पोल रिगिंग जो हुई तो वो इन्हीं कांग्रेस और NC के कोलिशन में हुई। नहीं तो कौन सा बड़ा मसला था, अगर जम्मू कश्मीर के लोग माफ को वोट देते, वह माफ पावर में आ जाती, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट पावर में आ जाती, तो कौन सा इनकलाब। वो तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इलेक्शन लड़ रहे थे, तो कौन सा मसला हो जाता। गन कल्चर को इन्हीं पॉलिटिशियंस ने जम्मू कश्मीर में लाया, मेरे ये कहने का मतलब है। शिराज, कल परसों मैंने एक्चुअली गुलाम नबी आज़ाद का एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं और जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं बेसिकली सेम एंसेस्ट्री है, इन द सेंस के कश्मीरी मुस्लिम्स कन्वर्ट हो गए 400-500 साल पहले, और अदरवाइज जो ईटिंग हैबिट्स हैं दे बोथ आर नॉन वेजिटेरियन, लैंग्वेज सेम है, मैंने सुना है कि रीति रिवाज भी सेम है। तो फिर सोसाइटी में एक ऐसा ब्रेकअप कैसे आया कि कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित के बीच में एक ऐसी लाइन खींची
कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं एटलीस्ट कुछ ने तो टेररिस्ट को सपोर्ट किया। तो मतलब क्या रीजन क्या था? पाकिस्तान एक फैक्टर था या कोई और भी फैक्टर था इसमें? जी बिल्कुल। जहाँ तक मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करूँ, जो हमारे फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, तो मैं तो वह मतलब मैं ओपनली कहता हूँ कि जो सच हो। हालांकि मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी से नहीं हूँ या किसी और की पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो तो लोग सुनना ही चाहेंगे। वो लोगों के सामने हमारा हक बनता है कि सच्चाई लोगों के सामने रख दी जाए। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो कश्मीर में डेवलपमेंटल वर्क्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल्स, बिल्डिंग्स वगैरह का काम जो भी हो रहा था, वो डबल शिफ्ट में हो रहा था। मतलब दिन में भी काम हो रहा था और रात में भी काम हो रहा था। दिन में एक पार्टी काम करती थी, रात में अलग से पार्टी काम करती थी। वो डबल शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट था, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही इंट्रोड्यूस कराया जेएंडके में। अब रही बात, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जो हैं, ये सॉरी, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, वो आज से 500 साल पहले कश्मीरी पंडित ही थे। एग्जैक्टली ये सही बात है। ये तवारीख से बिल्कुल साबित है कि ऑलमोस्ट 400-500 साल पहले वहाँ पे सारे ही कश्मीरी पंडित ही थे। दैट मीन्स ब्राह्मण ही थे सारे। ये मशहूर कहावत है कि जब भी कोई यहाँ कोई बात बोलता है तो कहते हैं कि हमारे जीन्स ब्राह्मण के जीन्स ही है। हमारा कल्चर सेम है, खाने पीने का सेम है, शादी ब्याह का सेम है। एक ही बात का हमारे और इन कश्मीरी पंडित्स के दरमियान है डिफरेंस। वो डिफरेंस है धर्म का, कि वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं। बाकी जितने भी सोसाइटल इश्यूज हैं या कल्चर है या कोई चीज़ें हैं, वो सेम टू सेम हमारी है। अब रही बात ये मतलब इतनी नफरत क्यों बढ़ी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित के दरमियान? इसकी सबसे पहली वजह ये थी कि यहाँ पे एक पाकिस्तान ने जो नैरेटिव चलाया, वो ओपनली चलाया गन कल्चर के थ्रू, कि हमें खिलाफत मूवमेंट यहाँ स्टार्ट करनी है, कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना है। वो आज भी शहरक बोलते हैं जम्मू कश्मीर को, जुगुलर वैन बोलते हैं कि कश्मीर हमारी जुगुलर वैन है। वो आज भी वो 47 से ही वो ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग किया जाए। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हुई, यहाँ के पॉलिटिशियंस ने ही भी उनके नैरेटिव में थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे मिलिटेंसी अपराइज हुई। और सबसे बेस्ट जो मतलब उनके हिसाब से जो उन्होंने किया, वो कश्मीरी पंडित का जो माइग्रेशन था या जेनोसाइड था, उनको बाहर निकाला ताकि इनके नैरेटिव को कोई काउंटर ना कर सके। क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि रिलीजियसली उन्होंने वो नैरेटिव चलाया था कि हम यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे। एक एज अ हिंदू कोई उस नैरेटिव को, रिलीजियस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करता। तो उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी पंडित का कत्लेआम करना शुरू किया। एक डर फैलाया गया ताकि ये लोग भाग जाए। 19 जनवरी 1990 में ओपनली यहाँ की मस्जिदों से, श्रीनगर की मस्जिदों से ऐलान हुए थे कि कश्मीर के जो भी कश्मीरी पंडित हैं, या तो हमारे साथ आ जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या फिर मरो या फिर भाग जाओ। 3 चीज़ें बताई गई थी। और एक नारा लगाया जाता था कश्मीरी में, मैं बोलूँगा फिर मैं उसकी ट्रांसलेशन करूँगा। इस बस कशीर बनाहुन पाकिस्तान बटने और उसकी बटौसान। दैट मीन्स कि हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, कश्मीरी पंडितों के बगैर और कश्मीरी पंडितानियों के साथ बनाना है। यानी उनकी औरतों को साथ लेके हमें पाकिस्तान बनाना है कश्मीर को। जब इस किस्म की नफरत आप सोसाइटी में पैदा करेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि माइनॉरिटी आपके साथ रहेगी या कोई और सोसाइटी या कोई और कम्युनिटी आपके साथ रहना पसंद करेगी? आज तक कश्मीरी लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया है कि कश्मीरी पंडित आप पे भरोसा करेंगे? हमने कौन सा ऐसा काम अच्छा किया है कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए? आज तक तो कत्लेआम ही होता चला है। जिसको आपने, जो आपके कातिल है, उनको तो आप लोगों ने दिल्ली में बुलाया, उनको तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चाय पिलाई जाती थी। तो नफरतें और भी बढ़ गई, ये पाकिस्तानी नैरेटिव और भी मजबूत होता गया। इसमें हमारी भी सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, में अभी यही कहूंगा, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस इसमें ओपनली शामिल थे। जी ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी वैली की मैं बात करता हूँ। बेसिकली जो पहले जो नैरेटिव चला, उसके बाद अभी लोगों का क्या
माइंडसेट है, मतलब दे वांट टू गो टू द ओल्ड सिस्टम के जहाँ पे कश्मीर पूरी तरह अनस्टेबल था, अब किसी तरह स्टेबिलिटी वहाँ पे आ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज या वट एवर मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो कश्मीरी मुस्लिम पर्टिकुलरली वैली के जो हैं, अभी उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? दे वांट टू गो फॉरवर्ड और दे वांट टू गो बैकवर्ड, और अगर वो बैकवर्ड जाते हैं तो उनको उस बात के इम्प्लीकेशंस का कितना आइडिया है कश्मीर मुस्लिम सोसाइटी को? जी जी, देखिए, मैं अगर कश्मीर सोसाइटी की बात करूंगा या मुस्लिम सोसाइटी की बात करूंगा, अगर कश्मीरी पंडित का कत्लेआम हुआ, वो फैक्ट है, सच्चाई है। उनका कत्लेआम एक बार हुआ। हम कश्मीरी मुसलमानों का जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है या अदर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा तो रोज़ जीनोसाइड होता है। हमारी बात कहाँ सुनी जाती है? कौन सुनता है बात? लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन से, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी की यही एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बच्चे जो है, हमारे जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन तो तबाह हो गई, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो कम से कम इस अहिंसा से दूर रहे, इस खून खराबे से दूर रहे। वो चाहते हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहते हैं कि हम तरक्की करें, तरक्की की राह पे कश्मीर जाना चाहें। तभी ये इस कश्मीर फाइल्स या कश्मीरी पंडित्स का इशू बीच में लाके एक एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं कि ताकि अनसर्टेनिटी, अनरेस्ट रहे जम्मू कश्मीर में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी वहाँ ये चाहती है कि हम अमन से रहे, कश्मीरी पंडित्स अपने घर वापस आ जाए, फिर उनकी अपनी मर्जी है वो सेपरेट कॉलोनीज में रहे या अपने ही ज़मीन जायदाद मकानों में रहे, जैसे हम पहले की तरह पड़ोसियों के साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन अब मैं इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं कि कश्मीरी लोग सच में चाहते हैं कि वे फॉरवर्ड या कोई प्रोपागेंडा है। उसकी एक ओपन मिसाल आप देख सकते हैं। लाल चौक में 2 दिन पहले एक ओपन कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उन्होंने ओपनली चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी पंडित उसको घर बुलाना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी हर्डल्स आती है या बैरियर्स है, हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से दूर करना चाहते हैं और कश्मीरी पंडित को वापस बुलाना चाहते हैं। कल भी हमारे इलाके में 2 भाई जो मामूली से एसपीओ थे, स्पेशल पुलिस ऑपरेशन ग्रुप के 2 बच्चे नौजवान थे, जिनकी तनख्वाह आप यकीन नहीं करेंगे, 6,500 रुपये इनकी तनख्वाह होती है। मंथली सैलरी जो उनकी होती है 6,500 रुपये होती है। दिन दहाड़े शाम के टाइम उनके घर में टेररिस्ट घुस जाते हैं और दोनों को मार दे जाते हैं। और हम तभी मैंने कहा कि हमारा जीनोसाइड रोज होता है, चाहे कश्मीरी मुसलमान कोई मतलब पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो या कोई भी सिविलियन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जीनोसाइड रोज होता है। आप यकीन करें, जिस तरह से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हैं, हमारे भी ऑलमोस्ट, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 20% लोग हमारे भी जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है वो भी माइग्रेंट है, चाहे जम्मू में अभी बस रहे हैं या रेस्ट ऑफ इंडिया और स्टेट्स में। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें ज़्यादातर 95% रोल है इंडियन आर्मड फोर्सेस का। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि 2019 से पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज की है। उससे पहले तो एक ही गवर्नमेंट चली आती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब जानते हैं। अपीजमेंट पॉलिसी उन्हीं लोगों की देन है। गिलानी साहब को भी दिल्ली बुला के चाय पिलाते थे, जड सिक्योरिटी में रखा जाता था। उमर साहब को भी जड सिक्योरिटी दी हुई थी, यासिन मलिक को जड सिक्योरिटी दी जाती थी, या बेटा कराटे को। जब आप टेररिस्ट्स के लीडर्स को सपोर्ट करेंगे, उनको जड सिक्योरिटी में रखेंगे, तो आम नौजवान आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप नेशनलिस्ट है या एंटी नेशनल है? आप अपने देश को काट रहे हैं कि अपने देश को बना रहे हैं? ये दुविधा में आज तक 2019 तक कश्मीरी नौजवान रहे। बल्कि वो तो ये ओपनली कहते थे, पढ़ना किस काम के लिए है, बीटेक एमटेक करना जरूरी नहीं है, एक 47 उठा लो हाथ में, उधर से आके आपको गवर्नमेंट फिर सेटलमेंट खुद कर देगी, आप सरेंडर कर दो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, गैजेट पोस्ट मिल जाएंगे आपको, जैसे सेपरेटिस्ट्स के रिलेटिव्स को मिलते थे। ये ओपनली हमारे साथ जीनोसाइड हुआ है, पॉलिटिकल जीनोसाइड भी हमारे साथ हुआ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही, मैं ओपनली कहूंगा, 2019 से पहले हमारा पॉलिटिकली जीनोसाइड होता आ रहा था। लेकिन
मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दिल से ग्रैंड सल्यूट पेश करता हूं। मैं बीजेपी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं उनका समर्थक हूं, ना मैंने उनको वोट दिया है, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं उनकी चेयर का रेस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने एक ऐसी पॉलिटिकल विल दिखाई 2019 में, जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, तब से अभी तक काफी चेंजेस आई है। एक ये पॉलिटिशियंस के पावर्स छिन गए हैं। आज ओपनली नौजवान सड़कों पे आते हैं। लाल चौक में आपने खुद देखा होगा, 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया, रैलीज निकाली गई, तिरंगे कंधे पे थे, और इसको उन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को चैलेंज किया गया जो ये बोलते थे अगर एब्रोगेशन 370 हुआ तो हमारे तिरंगे को कश्मीर में कोई कांधा देने के लिए कोई इंसान कांधा देने के लिए नहीं बचेगा, और शायद आग लग जाएगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2019 के बाद आप खुद देखेंगे, स्टोन पेल्टिंग कोई नहीं, सिविलियन किलिंग कोई नहीं, कोलेटरल डैमेज कोई नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कोई नहीं मारा। हाँ, अब मारे या तो टेररिस्ट मारे गए या टेररिस्ट के हाथों प्रो नेशनलिस्ट मुस्लिम मारे गए। बस ये दो चीजें हैं। तो कैसे चाहेंगे कि ये हुर्रियत के सपोर्टर्स या सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हम जिनको बोलते हैं, ये कैसे चाहेंगे कि अभी मतलब इलेक्शन ना हो या प्रोपेगेंडा ना फैला जाए, क्योंकि इनकी तो कुर्सियां छिन चुकी है। इनको तो जो रिलैक्सेशन मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो तो आनी बंद होगी। अभी तो एनआईए है, अभी तो ईडी है, अभी पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही, इनके सारे ये निकाल रहे हैं ये कच्चे चिट्ठे जो आज तक इन्होंने कश्मीरी नौजवानों के खून का सौदा किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई 2019 के बाद और अच्छा स्टैंड लिया, तभी आज मेरे जैसे नौजवान, शिराज के जैसे काफ़ी नौजवान ओपनली सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि हाँ जी हम नेशनलिस्ट है, हाँ जी 90 में हमने गलत किया, कश्मीरी पंडित बायू के साथ उनका जीनोसाइड हुआ। और ओपनली प्लेटफार्म्स पे कहते हैं, एसएमएस पे कहते हैं कि हम ओपनली हाथ जोड़ के अपने कश्मीरी पंडित भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमें खुदा के लिए माफ़ कर दे, अपने कश्मीर वापस आ जाए। कश्मीर को हमें फ़लस्तीन नहीं बनाना है, कश्मीर को हमें सीरिया नहीं बनाना है। कश्मीर कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, इसको जम्मू कश्मीर ही रहने दे। ये संतों की सरजमीन है, ये पीरों की सरजमीन है। मेहरबानी करके इसको फ़लस्तीन होने से बचाए, इसको सीरिया होने से बचाए। मेरी तमाम कश्मीरी पंडित भाइयों से या रेस्ट ऑफ इंडिया जो भी इंटेलेक्चुअल्स है, या मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपसे हाथ जोड़ के यहाँ के नौजवान गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करें, हमारे जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दे, हमें बचाए इस प्रोपेगेंडा से, हमें इन पॉलिटिशियंस से बचाए जिन्होंने आज तक आग लगा के रखी थी जम्मू कश्मीर में, जो एक दीवार की तरह खड़े थे कश्मीरी और नॉन कश्मीरीज में, मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स में। हम चाहते हैं कि कश्मीर वही कश्मीर रहे जहाँ पे हम एक दूसरे की शादियों में जाते थे, एक दूसरे की दावत पे जाते थे, एक दूसरे के त्योहारों पे जाते थे। हम वो कश्मीर चाहते हैं। आज का नौजवान वो कश्मीर चाहता है। आज का नौजवान वो कश्मीर चाहता है कि हमारे बच्चे डेकोरेटेड यूनिफॉर्म में होने चाहिए, हमारे बच्चे एयरफोर्स में बड़े बड़े ऑफिसर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस हमारे बच्चे होने चाहिए। हमारे फादर्स या हम लोगों में उतनी हिम्मत नहीं है कि हम 25 साल के नौजवान की लाश को कंधा देंगे। हमारे कब्रिस्तान भर चुके हैं, अब सारी जमीन भर चुकी है, खून से कश्मीर की जो जमीन है वो लोहूलुहान हो चुकी है। अब खुदारा बस करे, इस तशद्दुद को रोके। इस तशद्दुद ने हमारे अपने छीन लिए, हमसे अब कश्मीरी पंडित भाई छीन लिए, हमारे अपने बेटे छीन लिए, हमारी अपनी बहनें छीन ली। बस खुदा के लिए इस सिस्टम को खत्म करे। अब जमाना बदल चुका है, गन कल्चर का कोई रोल नहीं है। अब आपस में बैठ के जम्मू कश्मीर को एक वे फॉरवर्ड दे, हम एक अमन का रास्ता दे, एक तरक्की का रास्ता दे। मेरी सबसे यही गुजारिश होगी। या सिराज, मेरे ख्याल से आप काफ़ी एकदम दिल से आपकी आवाज़ निकली है, आई कैन सी दैट। और मैं चाहता हूं कि जो राइट पर्सन्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सेटअप में, वो ये बात सुने। और मैं भी ऑफ कोर्स इस मामले में कंट्रीब्यूट करूंगा और कर रहा हूं और करना चाहूँगा आगे भी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। सो सिराज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। रियली आपने तो अपना मतलब दिल ही दिखा दिया, और मैं चाहता हूं कि लोग भी आपका दिल देखें।
सो थैंक यू वेरी मच, और उसके थैंक बाद वी विल बी इन टच। थैंक यू। यू सो मच सर। तो अभी आपने सिराज को सुना, क्या इंप्रेशन आपको मिला? कितना इमोशनल हो गया था लास्ट में वो। और एक्चुअल में हम आपको बताएं, जो कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी है, कई लोगों के अंदर बहुत सारा दर्द छुपा है, और कई ऐसे भी हैं, मीन्स ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट परसेंटेज आई कैन से, जो नेशनलिस्ट हैं और जो ये चाहते हैं कि कश्मीर एक प्रोग्रेस के रास्ते पे चले, और उनको ये भी पता है कि पॉलिटिशियंस का रोल क्या है। इनफैक्ट कश्मीर फाइल ने लोगों को हिला के रखा हुआ है, एक चर्निंग हो रही है सोसाइटी के अंदर। और एक डर और भी है सोसाइटी में, उनको ये डर है कि कहीं कश्मीर फ़िलिस्तीन की तरह या फिर सीरिया की तरह ना बन जाए। आज एक्चुअली जब मैंने वीडियो शुरू किया तो उससे पहले मैंने सिराज से एक क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने वीडियो बनाते टाइम पे नहीं पूछा जानबूझ के। तो मैंने उससे ये पूछा कि कश्मीरी मुस्लिम्स ऐसे कितने हैं वैली में जिनको ये पता है कि फ़िलिस्तीन की क्या हालत है। और फिर मैंने उसको नरेट किया कि फ़िलिस्तीन की या हमास की तरफ से अगर आप देखो कोई भी एक अटैक होता है तो इजरायली लैंड फोर्सेस अटैक नहीं करते, उनके या तो हेलीकॉप्टर बोर्न होते हैं या एयर फोर्स उनकी, वो अटैक करती है और डिवास्टेशन कर देती है। तो आई एम श्योर, मैंने कहा कि कश्मीरी मुस्लिम्स को, सोसाइटी को ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि कश्मीरी सोसाइटी के डेवलपमेंट में किसी का भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। और पाकिस्तान का तो इन एनी केस बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान इज ए गॉन केस। पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव एज ए स्टेट, इट इज़ ए फेल्ड स्टेट। अब तो सिर्फ खाना पूर्ति की बात बाकी है। तो इनफैक्ट कई लोगों ने मैंने ये पॉइंट एक्चुअली सिराज को भी एक्सप्लेन किया, और काफ़ी हद तक मेरी इस बात से वो कन्विंस होने की कोशिश कर रहा था। देयर इज़ नो डाउट। ऑफ कोर्स कई चीज़ें ऐसी हैं जो ओपनली नहीं कही जा सकती, पर फैक्ट ये है कि कश्मीर सोसाइटी में, स्पेशली जो वैली की सोसाइटी है, मुस्लिम्स स्पेशली, उनमें एक इंटरनल चर्निंग हो रही है कि उनके लिए बहुत एम्ब्रेसमेंट है। जिनोसाइड की जैसे बात करते हैं अभी पोस्ट कश्मीर फाइल सिनेरियो में, जिनोसाइड की जब बात करते हैं तो वो बहुत एम्ब्रेस हो रहे हैं। और जो जनरेशन कश्मीर वैली से बाहर है उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह रेस्पॉन्ड करें, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं। नेवरदलेस, I will have Siraj one more time on my show and we will know further details, because he is the person, he is on the ground in the Kashmir Valley. तो उससे ज़्यादा एक्चुअली अगर मैं किसी और से पूछूं, somebody who is staying in the city or probably Srinagar, that will not be close to truth. So I hope you liked the video. Thank you so much. I will see you in next video. मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।